दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, एक मासूम सा बच्चा हंस तो एक कितना खूबसूरत लगता है ना, लेकिन वही खूबसूरती खौफ के रूप में तब्दील हो जाती है जब आप रात के 1 बजे के आसपास किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुन रहे हो। ऊपर से आप एक लंबे सफर में हो और अर्जेंट आपको ट्रेन पकड़नी हो। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम शकील है और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड से रवाना हुआ था, क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर का मानना था कि मुझे टैक्सी की बजाय ट्रेन से निकलना है। ट्रेन मेरे लिए काफी सेफ रहेगी और वो मुझे जल्दी से जल्दी अपने सफर तक छोड़ देगी। दोस्तों, ये सफर मेरे लिए काफी लंबा बनता जा रहा था, खासकर रात के टाइम। मैंने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा सफर तय नहीं किया था, तो ऐसे में मैं यही सोच रहा था कि कहीं मेरी मुलाकात यहाँ के जाने माने चोर डाकू से ना हो जाए। अक्सर मैंने इस रास्ते के बारे में कई बार सुना था कि यहाँ से कई लोगों का सामान चोरी हो जाता है, लोग लूटपाट मचाते हैं और काफी बार तो किसी का मर्डर भी हो जाता है। अब ये सब चीज सुनकर ही मेरे अंदर डर बैठ गया था, लेकिन फिर मैंने तेजी से अपने कदम पटकने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर के बाद जब मैं अपने मोबाइल को चलाते हुए एक पुराने से मकान के पास गया तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर कोई बच्चा हंस रहा है। ये बच्चे की खिलखिलाने की आवाज ठीक उसी मकान की तरफ से आ रही थी जिस मकान के बगल से मैं गुजर रहा था। जी हाँ दोस्तों, उस आवाज को सुनकर एक बार के लिए मैं इधर उधर देखना शुरू कर दिया, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मुझे वहां पर दूर दूर तक कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर ध्यान देने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ वापस अपने सफर को अंजाम दूं। इसलिए मैंने इस चीज को नजरअंदाज किया और वापस से वहां से निकल पड़ा। हालांकि एक चीज तो साफ हो गई थी कि या तो कोई मेरा सामान लूटने के लिए मुझे पागल बनाने वाला है या फिर मेरे साथ कोई भयानक घटना घटने वाली है। ऐसे में मैंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टेशन की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। मगर मुझे क्या मालूम था कि जिस स्टेशन की तरफ मैं निकल रहा हूँ वास्तव में वो स्टेशन एक स्टेशन है ही नहीं, वो एक उलझी हुई दास्तान है जहां तक पहुंचते पहुंचते मैं अपनी मौत से खेल लूंगा। मगर इस समय इस चीज से अनजान मैं किसी मुसाफिर की तरह स्टेशन को अपनी मंजिल मानकर भटकता जा रहा था। सच कहूं तो मैंने आज से पहले इस तरह के डरावने रास्ते को नहीं देखा था। रास्ते के दोनों तरफ मुझे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही पसरा हुआ नजर आ रहा था। आसपास में एक भी लाइट नहीं थी। ऐसे में एक बात और भी साफ हो रही थी कि यहाँ पर किसी भी चोर डाकू के लिए चोरी डकैती करना बहुत आसान काम है। ना तो यहाँ पर कोई लाइट की सुविधा थी और ना ही किसी ने सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया हुआ था। ऐसे में यहाँ पर चोरी वगैरह होना तो एक आम बात थी। मैंने भी अपना सामान टाइट पकड़ा हुआ था कि कहीं कोई मेरे ऊपर अटैक करके सामान ना ले जाए। मैं बस भगवान से यही विनती कर रहा था कि मुझे भगवान डकैती से बचाए रखे। यूं ही भटकते भटकते मैं सड़क के एक ऐसे छोर पर पहुंच गया था जहां दोनों तरफ मुझे 2 पुरानी फैक्ट्रियां दिखाई पड़ रही थी। उन फैक्ट्री को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा है और वो कई साल पहले ही बंद हो चुकी है। उनके दरवाजे टूटे हुए थे, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। एक अजीब सा एहसास करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि सच में इस तरह की जगह मैंने पहली बार देखी है जहां मैं अपनी सांस लेने की आवाज तक सुन सकता हूँ। वहां की खामोशी ये बयां कर रही थी कि स्टेशन पहेलियों से उलझा पड़ा है। अब तक पैदल चलते चलते मेरे पैरों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। ऐसे में मैं सड़क के बगल में पड़े हुए एक पत्थर पर जाकर बैठ गया और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। मैं इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई साधन मिल जाए तो स्टेशन तक तो छोड़ ही सकता है, लेकिन मेरी तो किस्मत ही बेकार थी। ना तो मुझे अब तक कोई साधन मिला था और जब टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी स्टैंड पर बात हुई तो उसने भी मुझे ये कहकर यहाँ भेज दिया था कि टैक्सी में सफ़र करना बहुत महंगा पड़ जाएगा। महंगाई का नाम सुनते ही वैसे भी मुझे चक्कर से आने लगते हैं। ऐसे में मैंने ट्रेन में जाना ही बेहतर समझा था। हालांकि जाते वक्त उसने मुझे ये भी कहा था कि आपको नए वाले स्टेशन पर जाना है और रास्ते के मुताबिक मैं एकदम सही चल रहा था।
लेकिन इस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मैं नए स्टेशन की बजाय किसी बहुत ही पुराने स्टेशन पर आ गया हूँ। ये कोई ऐसा स्टेशन है जहाँ से ट्रेन पकड़ते पकड़ते मुझे तो पूरी रात बीत जाएगी। फिर अचानक ही मुझे सामने की तरफ एक बोर्ड दिखा और जैसे मैंने उस बोर्ड को देखा तो मैंने पाया कि वो स्टेशन का ही बोर्ड था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि बीच बीच में मुझे अचानक ही किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती। वैसे तो बच्चे के हंसने की आवाज बड़ी ही मधुर होती है, लेकिन जब रात को आप अकेले में हो और आप किसी बच्चे को नहीं जानते तो फिर यह आवाज आपके लिए श्राप बन जाती है। मेरा भी इस जगह पर दम घुटने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो यहाँ पर किसी ने मुझे भटकाने के लिए इस तरह का गंदा कारनामा किया है, या फिर यहाँ पर कोई अजीब व गरीब ताकत है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह किसी भूत प्रेत का वास भी हो सकता है। ऐसे ही सोचते सोचते मैंने जल्दी जल्दी से उस स्टेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लगभग 10 से 12 मिनट बीतने के बाद अब मैं उस स्टेशन पर पहुंच गया था, और जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये स्टेशन कहीं से भी नया नहीं लग रहा था। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एकदम पुराना स्टेशन है, और इस स्टेशन पर मौजूद सारे बैठने वाली कुर्सियां भी टूट चुकी थी। एक दो पत्थर की बैठने की सीट बनाई गई थी, वो भी काफी टूटी फूटी लग रही थी। साथ ही स्टेशन के दूर दूर तक मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से जब मैं टिकट काउंटर की तरफ गया तो वहां भी मुझे सब कुछ एकदम बंद नजर आ रहा था। ऐसे में मैं समझ गया कि मैं नए स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी पुराने स्टेशन पर आ गया हूँ। और फिर तभी मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ सर्च करने लगा। जैसे मैंने मैप लगाकर सर्च करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि यहाँ पर मैप भी काम नहीं कर रहा था। मैप देखने पर ऐसा लग रहा था कि मैं किसी समुद्र के बीच में हूँ, और दूर दूर तक मुझे सिर्फ खाली जगह ही नजर आ रही है। यानी कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ मेरी कोई भी होशियारी काम नहीं आने वाली थी। मैंने वहां पर थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी ट्रेन स्टेशन पर टिकट काउंटर वाले का इंतजार करते हैं तो वो वहां वापस लौट आता है। ऐसे में मुझे लगा कि अगर इस स्टेशन पर कोई आता भी है तो टिकट काउंटर पर बैठने वाला आदमी जल्दी ही मुझे वहां नजर आ जाएगा। इसलिए मैं 5 मिनट के लिए वहीं पर बैठा रहा। फिर जब मैंने वापस से टिकट काउंटर की तरफ ध्यान दिया तो इस बार मैंने देखा कि टिकट काउंटर के ऊपर मुझे कोई नजर आने लगा था। मेरे मन में नई उम्मीद उठ गई और मैं जल्दी से उठते हुए उस टिकट काउंटर पर पहुंच गया। और जैसे ही मैं टिकट काउंटर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक शख्स बैठा हुआ था जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैंने उस आदमी से बोला, अरे भाई साहब, मैं थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर आया था लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। इस पर उस टिकट काउंटर वाले आदमी ने बोला, वो क्या है कि मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाहर गया था और इतनी रात को स्टेशन पर कोई आता भी नहीं है, इसलिए मैंने टिकट काउंटर को ही बंद कर दिया था। लेकिन अब ट्रेन का वक्त हो गया है तो मैं यहाँ पर वापस आकर बैठ गया हूँ। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मुसाफिर बहुत लेट होने के कारण इतनी रात को भी यहाँ पर आ जाता है, इसलिए उसकी भी टिकट काटनी पड़ती है। इस पर मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली। मुझे लगा था कि ये स्टेशन पुराना स्टेशन है, लेकिन अब मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। फिर मैंने उस आदमी को बोला, भाई साहब जल्दी से मेरी टिकट काट दीजिए। दोस्तों, इससे पहले कि वो आदमी मेरी इस बात पर कोई रिस्पॉन्स देता कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे जस्ट पीछे की तरफ कोई बच्चा हंस रहा है। ये हंसने की आवाज़ इतनी जोर की थी कि मेरे कान में सनसनी मच गई। और जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि एक महिला अपने बच्चे को गोद में उठाकर स्टेशन के पत्थर वाली सीट के पास खड़ी थी। एक बार के लिए मैं उस महिला की तरफ ही देखता रह गया, क्योंकि जिस तरह से वो खड़ी थी उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। हालांकि मैं उससे पूछना तो चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतनी देर से जिस बच्चे की हंसने की आवाज़ ने मुझे इतना परेशान किया, मैं उससे जाकर पूछ सकूं कि तुम्हें क्या दिक्कत है। इन सबको नज़रअंदाज करके जब मैं वापस से काउंटर की तरफ मुड़ा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरा पूरा बदन ही ठंडा पड़ गया और मैं पूरी तरह से इस चीज़ पर विश्वास करने लगा कि ये स्टेशन वास्तव में कोई स्टेशन है ही नहीं। दरअसल मैंने देखा कि काउंटर तो एकदम बंद पड़ा था और अभी अभी जो आदमी मुझे दिखा था उसका तो वहां पर नामो निशान तक नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब देखकर तो मेरे हाथ पैरों में कंपन होने लगा। मैं अब वहां पर एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। दूसरी बार जब मैं पीछे मुड़ा तो अब मुझे वो महिला और बच्चा भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने तुरंत ही अपना बैग उठाया और वहां से भागने लगा।
मैं जितना जल्दी हो सकता था वहां से भागकर निकलना चाहता था, क्योंकि ये स्टेशन भूतों की बस्ती से भरा पड़ा था। बार बार उस बच्चे की आवाज ने मुझे इस चीज पर विश्वास करवा दिया था कि मैं गलत स्टेशन पर पहुंच गया हूं। लेकिन अब उस काउंटर पर हुए इस हादसे ने मुझे पूरी तरह से श्योर कर दिया था कि वास्तव में मैं अपनी मौत को छूने आया हूं और यहाँ से बचकर निकलना मेरे लिए मौत से खेलकर निकलने जैसा है। मुझे अपने हर कदम पर अजीब सा डर सता रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी भी किसी भी वक्त मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है। हो सकता है कि फिर से मेरी मुलाकात उस स्टेशन वाले आदमी से हो जाए, या फिर मुझे फिर से उस महिला से सामना करना पड़े जिसकी गोद में एक छोटा और मासूम सा बच्चा है। यहाँ पर मुझे कदम कदम पर अपनी मौत ही नजर आ रही थी, लेकिन किसी तरह से मैं फिर से उस स्टेशन से बाहर निकल गया था। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या मालूम था कि ये स्टेशन बाहर से जितना डरावना है उतना ही अंदर से भी है। यानी कि चाहे किसी भी तरफ अपने कदम पटक लूं मैं, मुझे अपनी कठिनाइयों से पेश तो आना ही पड़ता। फिर मैं इस बार जैसे उस स्टेशन से बाहर निकला तो इस बार मेरा सामना उस महिला से हो ही गया। इतनी देर से मुझे ये चीज अच्छे से मालूम थी कि आज की रात एक ना एक बार तो वो महिला मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो जाएगी और मुझे और भी भयानक दृश्य देखना होगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि स्टेशन से निकलते ही वो मेरे सामने खड़ी होगी। इस बार तो उसने मुझे सरप्राइज कर दिया था, मगर मैंने भी हिम्मत जुटाए रखी और किसी तरह उसके बगल से निकलने की कोशिश की। पर अच्छी बात तो ये थी कि उसके बगल से निकलते वक्त मैंने उसकी तरफ एक बार भी ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप उस भयंकर सन्नाटे को चीरते हुए उसके करीब से निकल गया। मैं उस महिला से बस थोड़ी दूर आगे पहुंचा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे कंधे पर बहुत ही ज्यादा वजन हो गया है। मुझे अपने कंधे पर इतना ज्यादा वजन महसूस हो रहा था कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे अपने कंधे के ऊपर से दो पैर लटकते हुए दिखे और जैसे मैंने उन दोनों पैरों को देखा तो मेरी सांसें फूल गई। दरअसल मैंने देखा कि ये पांव किसी और के नहीं बल्कि उसी बच्चे के ही थे जिसको थोड़ी देर पहले उस महिला ने अपनी गोद में उठाया हुआ था। पर अजीब बात तो ये थी कि उसके पैर बढ़ते ही जा रहे थे और धीरे धीरे उसके पैर इतने बढ़ गए कि वो मेरे पेट से नीचे होते हुए मेरे पैरों के पास जाकर टकराने लगे। फिर एक भयानक नजारे ने मुझे दहशत में डाल दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी देर से जो बच्चा मुझे परेशान कर रहा था अब उससे पीछा कैसे छुड़वाऊं, क्योंकि वो तो मेरे सर पर बैठ गया था और मैंने उसे नीचे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो मेरे सर से चिपक गया हो। मेरी तमाम कोशिश करने के बावजूद वो मेरे कंधे पर ही बैठा रहा। ऊपर से उसका वजन इस तरह से बढ़ रहा था मानो मैं इस वजन के चलते यहीं नीचे दब जाऊंगा। मेरी सांसें अब तेजी से फूलती जा रही थी और इस माहौल में मैं इतनी बुरी तरह से घबरा गया था कि अब मेरे पास भगवान के नाम को जपने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। मैं किसी तरह से हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था और अपने सफर को अंजाम देता जा रहा था। हर मंगलवार और शनिवार को वैसे भी मैं अपने घर में भगवान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था और वही मेरे लिए एक आखिरी उम्मीद थी और वही मेरे लिए एक नई जिंदगी जीने का तरीका। ऐसे में जितना जल्दी हो सके मैं उसी हिसाब से हनुमान चालीसा का पाठ करता गया। भूत पिशाच निकट न आवे और महावीर जब नाम सुनावे। कहते कि अक्सर जब आप हनुमान चालीसा करते हैं तो भूत प्रेत जैसी शक्तियां आपसे असंख्य किलोमीटर दूर चली जाती हैं। और थोड़ी देर के बाद मुझे भी महसूस होने लगा कि मेरा पूरा बदन धीरे धीरे हल्का हो रहा था। मेरी सांसें पहले की तरह नॉर्मल हो रही थी और उसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मेरे सर पर इतनी देर से जो भार मुझे महसूस हो रहा था वो अब काफी हद तक कम हो गया था। मुझे अपने जिस्म के ऊपर महसूस होने वाला वजन कुछ पलों में गायब हो गया और इसी का फायदा उठाकर मैं बहुत ही जल्दी उस स्टेशन से बाहर निकलकर सीधे उस टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गया। पर इस बार जैसे मैं उस टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा तो मुझे एक टैक्सी खड़ी हुई नजर आ रही थी और ठीक से देखने पर पता चला कि यह उसी आदमी की टैक्सी थी जिसने थोड़ी देर पहले मुझे उस भूत से घिरे हुए स्टेशन का पता बताया था। मैं गुस्से से लाल होकर उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ने लगा जिस पर मुझे अभी भी बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। और जैसे मैं उस टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंचा तो सबसे पहले मैंने उस पर भड़कते बोला, अरे भाई तेरा दिमाग तो ठीक है? तूने मुझे किस स्टेशन पर भेज दिया? तू जानता भी है उस स्टेशन की हालत क्या है और वहाँ क्या रहता है?
इस पर वो आदमी शांति के साथ बोला, देखिए भाई साहब, मैंने आपको जो रास्ता बताया था वो उस तरफ से निकलता है, लेकिन आप इस तरफ से निकल गए। मुझे लगा कि आप जानते होंगे, इसलिए फिर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका था, इसलिए मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को बोला, अच्छा ठीक है, अब आप मुझे या तो स्टेशन तक छोड़ दो या फिर मुझे सही सलामत अपने इलाके तक पहुंचा दो। उस आदमी ने मेरी बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाई और उसने मुझे सही स्टेशन पर ले जाकर छोड़ दिया। पर अच्छी बात ये थी कि वो स्टेशन एकदम सही था। फिर मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से भी पूछा कि उस स्टेशन की हकीकत क्या बयां करती है, तो उसने भी मुझे बताया कि वो सिर्फ इतना जानता है कि वो स्टेशन हॉन्टेड है और वहाँ रात को एक औरत और एक बच्चा नजर आता है। कहते कि वो दोनों माँ बेटे सालों से उस स्टेशन पर भटक रहे हैं, पर आगे की कहानी कोई नहीं जानता कि आखिर इसका रहस्य क्या है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।